तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बार बार यूएस से इनवाइट किया और खुलेआम भारत को टारगेट करवाया, और न्यू दिल्ली ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन कल इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना काउंटर अटैक प्लान रिवील कर दिया, जो आपकी और मेरी सोच से थोड़ा सा ऊपर है। सबका बहुत टाइम से यही पूछना है कि इंडिया तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसका जवाब सिंपल है, क्रिटिकल डिपेंडेंसीज। भारत की अमेरिका पर आवश्यक निर्भरताएं। भारत के तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर्स, इनके इंजन्स अमेरिका से आ रहे हैं, जो कि भारत का मेन लड़ाकू विमान बनने जा रहा है। अगर अमेरिका ने ये इंजन की सप्लाई बंद की तो भारत का ये इंपॉर्टेंट विमान 2 से 3 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि एक नए इंजन को टेस्ट करने में कम से कम इतना टाइम लग जाएगा। वहीं हाई एंड जीपीयूज और सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई चेन भी यूएसए के कंट्रोल में है। अगर भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भर बनना है तो जीपीयू का इंपोर्ट फिलहाल करना ही पड़ेगा। अगर भारत ने अमेरिका की टैरिफ्स पर ज़्यादा रिएक्शन दिया तो ये सप्लाई चेन एक रात में भी बंद हो सकती है। कुछ ऐसा चाइना अमेरिका के साथ ऑलरेडी कर चुका है। जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाए थे तो चाइना ने रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई अमेरिका को बंद कर दी थी, जिस पर अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री निर्भर है। बस एक हफ्ते में ट्रंप ने चाइना के साथ डील भी साइन कर ली और उनके सारे टैरिफ रोक दिए, पोस्टपोन कर दिए। भारत अमेरिका के केस में ये लिवरेज सिर्फ अमेरिका के पास है, जहां वो भारत को तेजस इंजन्स, जीपीयू के एक्सपोर्ट्स रोक सकता है, जो फिलहाल भारत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए भारत की ये साइलेंस एक कमजोरी नहीं है, ये भारत की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में भारत के यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। उनका ये कहना था कि एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ और भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाकर सरकार के पास आओ। सुनने में ये एक सिंपल टेक पुश जैसा लगता है, लेकिन असल में ये ऐसा है नहीं। उन्होंने इसके साथ यूपीआई का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे भारत ने यूपीआई से दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। बस इसी में छुपा है प्राइम मिनिस्टर का वो प्लान जिसमें भारत की अगली चाल छुपी हुई है। उन्होंने असल में अमेरिका की कमर तोड़ने का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख दिया है। आपको याद होगा 2020 में भारत ने चाइना के ऐप्स बंद कर दिए थे। चाइनीज़ एप्लीकेशंस को उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग पॉपुलेशन और सोशल मीडिया यूजर्स दोनों भारत में ही हैं। वहीं आज अमेरिकन कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट यानी कि यूट्यूब, जीमेल और गूगल, और मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबके सबसे ज़्यादा यूजर्स भारत में ही हैं। अमेरिकन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एंड्रॉयड, ये दोनों भारत में ही डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब है कि इन कंपनीज का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स भारत ही है, यहीं से वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर भारत में इन प्लेटफॉर्म्स की सब्स्टिट्यूट बनाकर लॉन्च भी कर दी जाएं और गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट मिल जाए तो ये अमेरिकन कंपनीज का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी कंपनीज को चैलेंज किया कैसे जाएगा। उसके 2 तरीके हैं। पहला है कि इन कंपनीज को वैसे ही बैन कर दो जैसे 2020 में टिकटॉक को बैन किया गया था, लेकिन वैसा तभी होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब कर लेंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जिसका हिंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूपीआई के एग्जाम्पल के साथ हमारे सामने रख दिया है। यूपीआई को जब लॉन्च किया गया था तो वीज़ा और मास्टर कार्ड की इंडिया में डुओपोली थी, यानी कि ये दोनों ही इंडियन मार्केट को डोमिनेट करते थे। लेकिन यूपीआई में सिर्फ रुपे कार्ड को ही इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से रुपे कार्ड्स ने वीज़ा और मास्टर कार्ड की डुओपोली को इंडियन मार्केट में तोड़ दिया है। और खुद यूपीआई 50% वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन ट्रैफिक हैंडल करता है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ 5 से 6 साल पहले लॉन्च्ड रुपे कार्ड को डोमिनेट करवा सकती है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट सोशल मीडिया साइट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मोनोपोली को भी चैलेंज करवा सकती है। गूगल की भी स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही वेबसाइट चली थी, वो थी गूगल सर्च इंजन। बाकी की वेबसाइट्स उन्होंने सर्च इंजन के साथ लिंक कर करके खुद ही चला ली, जैसे कि यूट्यूब और जीमेल। सर्च इंजन के साथ यूट्यूब और जीमेल को लिंक करके गूगल ने इन दोनों के कंपेटिटर्स को मार्केट से पूरी तरह खत्म कर दिया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने असल में इंडियन कंपनीज को यह मैसेज दिया है कि वो सोशल मीडिया साइट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स रेडी करके गवर्नमेंट के पास आएँ, ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके, ताकि फ्यूचर में बार बार भारत का फायदा ना उठाया जा सके। लेकिन इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। जब तक ये लॉन्ग टर्म प्लान बनता है तब तक भारत को अपने ट्रेडर्स के बचाव के लिए कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज की जहां ट्रेडर्स को राहत दी जा सकती है। सबसे पहले है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। ट्रम्प टैरिफ्स का सबसे ज़्यादा असर भारत के अपैरल्स, ज्वेलरी और सी फूड ट्रेडर्स पर पड़ने जा रहा है। अगर भारत इन सेक्टर्स के लिए जल्द से जल्द अल्टरनेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ढूंढ ले तो इन ट्रेडर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। शायद इसलिए भारत के वाणिज्य मंत्री का यह कहना है कि ओमान, यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील्स को फास्ट ट्रैक पर डाला जा रहा है। दूसरा है हाई लेवल डिप्लोमेसी। कॉमर्स मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते रशिया जा रहे हैं। इस दौरे में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं।
एक है रूपी रूबल ट्रेड पैक्ट, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता कम होगी, और दूसरा है यूरेशियन एफटीए पर बातचीत। यूरेशियन कंट्रीज में आते हैं अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और बेलारूस। ये सारे कंट्रीज रशिया के काफ़ी क्लोज हैं। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ्स लगाए हैं और रशिया हमारी यूरेशियन एफटीए में मदद करता है, तो इन टैरिफ्स का बहुत सारा नुकसान कम हो जाएगा। तीसरा है चाइना ट्रेड रीसेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट के लिए सितंबर में 7 साल के बाद चाइना जा रहे हैं। चांसेस हैं कि बहुत जल्द भारत चाइना का ट्रेड वापस शुरू हो जाए, जिससे भारत के डायमंड मर्चेंट्स को फायदा हो सकता है। पिछले हफ्ते ही चाइना ने इंडियन शिप से डीजल परचेज किया था, जिसको यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन कर दिया था। यानी कि अगर भारत पर कोई देश सैंक्शंस लगाता है तो कोई दूसरा देश उसको चाहे तो अंडू कर सकता है। अगर भारत और चाइना के रिश्ते सुधर जाएंगे तो भारत की रिफाइनरीज से प्रोडक्शन को चाइनीज मार्केट में भी भेजा जा सकता है। चौथा है डिफेंस बूस्ट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की होने वाली इंडिया विजिट में मेजर डिफेंस पैक्ट साइन हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने अर्जेंटली बहुत सारे वेपन्स की डिमांड भारत सरकार के सामने रखी थी, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर्स भी शामिल हैं। ये डील्स इस कंफ्यूज्ड टाइम पर भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़े प्रोत्साहन का काम करेंगी और उनकी वेपन परचेजेस को कंटिन्यू करवाएंगी। पांचवा है ब्रिक्स एक्टिवेशन। यह है सबसे बड़ा कदम जो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक को हिला सकता है। अगर कोई एक ऐसी चीज है जिससे अमेरिका के लॉ मेकर्स कांपते हैं तो वो है भारत, रशिया और चाइना की तिकड़ी, जो दुनिया के बड़े फैसलों का संचार करना शुरू कर दे। और ऐसी ताकत सिर्फ ब्रिक्स में ही है, जहां ना सिर्फ रशिया, इंडिया और चाइना है, बल्कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। रिसेंटली ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लेकर बहुत सारे हिंट्स देने शुरू कर दिए हैं। अगर एक ऐसा सिस्टम दुनिया में आ गया ब्रिक्स पेमेंट जैसा, तो इसका मतलब है कि वेस्ट का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर दोनों की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी और फिर अमेरिका की सैंक्शंस किसी भी देश पर काम नहीं कर पाएंगे। अभी तक ब्रिक्स में से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को यह आश्वासन दिया था कि ब्रिक्स पे पर फिलहाल कोई भी प्लान नहीं चल रहा है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स ने भारत को अपनी इस सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे इन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज से आपको ये लग रहा होगा कि भारत और यूएसए के बीच में कोई भी नेगोशिएशंस नहीं चल रही हैं और रिश्ते खराब हो चुके हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों, इंडिया और यूएस, ये अभी भी यही कह रहे हैं कि ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशंस जारी हैं और अक्टूबर तक एक ट्रेड पैक्ट इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हो सकता है। वैसे हो सकता है कि इस साल के अंत तक यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाए और भारत यूएसए की ट्रेड डील साइन हो जाए। लेकिन आयरनी ये है कि ट्रंप के टैरिफ्स ने ट्रेड के अलावा जो नुकसान करना था वो ऑलरेडी हो चुका है। भारत और यूएसए के रिश्तों में आया हुआ ये तनाव भारत और चाइना को भी करीब लाने का काम कर चुका है और ब्रिक्स को एक्टिवेट करने का भी। वहीं दूसरी तरफ भारत के अलग अलग ट्रेड यूनियंस आत्मनिर्भरता पुश को तेज करने पर बार बार जोर देने लगे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने शॉर्ट रन में कुछ ऐसे चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं जो भारत को परेशान करेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट्स में हमें लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे भारत की एमएसएमई सेक्टर पर बहुत तनाव आएगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसको यूएसए ने अभी अभी इज्जत देनी शुरू की है, उसके तीखे तेवर भी हमें अगले कुछ महीनों में ज़रूर नजर आएंगे। अब पाकिस्तान को तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस संभाल लेंगी, लेकिन एमएसएमई के लिए भारत सरकार को कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए जिससे उनका बिजनेस पूरी तरह बंद ना हो जाए। आज से 100 साल पहले स्वदेशी मूवमेंट ने ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ी थी। किसको तब यह पता था कि 100 साल के बाद भी यही मूवमेंट फिर से भारत को अपना गर्व वापस दिलवाएगी। आपको क्या लगता है, क्या नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज को इस समय आगे आकर भारत में निवेश बढ़ाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसी ही इंसाइटफुल जियो पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।